चलो अभी ये तो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई डाउट है एटॉमिक में? और कोई डाउट और कोई डिस्कशन? नहीं है। चलो फिर तो नेक्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट के लिए क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, बेसिक है ना। तो पहला है कि एलिमेंट्स के नाम थोड़े पता होने चाहिए 30 तक, और हो सके तो थोड़ा बहुत उनके मास नंबर का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो कौन बताएगा मुझे एलिमेंट्स के नाम? हाथ उठाओ। प्रणव बता रहा है, ठीक है। चलो भाई प्रणव बताओ। 1 से 30 तक सर। हाँ 1 से 30। मैंने याद करने को बोला था क्या? हाँ सर। हाँ, मैं हाइड्रोजन। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेता हूँ ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे एटॉमिक नंबर, सीरियल नंबर तो मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये पहले ही मैं बता चुका। फिर रिप्रेजेंटेशन एंड फिर मास नंबर which is A n plus P। ठीक है, तो बताओ। करो स्टार्ट सर। हाँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम। हाँ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये 30 तक सबको एलिमेंट पता होने चाहिए। इसके अलावा भी एक दो एलिमेंट होंगे, उनके हम बारे में बता देंगे। तो ये हो गए आपके, है ना, ऐसा आप सब लोग अपने में लिख लो ये। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या क्या है इनके मास नंबर है? 1। मास नंबर किसका देख रहे हैं हम? मोस्ट कॉमन आइसोटोप का। किसका मास नंबर देख रहे हैं? ये मास नंबर किसका है? मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप का, या जो मोस्ट अवेलेबल आइसोटोप है, उसका हम मास नंबर देख रहे हैं। हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20। हाँ बोलो बेटा, बोलो मानसी। अनम्यूट सर कर मैं दो। चैट में कुछ सेंड नहीं कर पा रही। ओके, दिखा रहा है आप मीटिंग में नहीं हो सर। मैं मीटिंग में नहीं हूँ।
I have no idea. मतलब there is going to be some glitch. I'll leave him join, sir. It's normal issue, sir. पता नहीं, पहली बार हो रहा है मेरे साथ तो. Anyway, है ना, आपको कोई डाउट है, you can speak, right? तो ठीक है, ये एटॉमिक नंबर हो गए. अब यहाँ पे सोडियम 23, 24, 27, 28, 31, 32. क्लोरीन में दो आइसोटोप हैं, 35 एंड 37. क्या है? दो आइसोटोप हैं और दोनों में मतलब जनरली बाकी सबके आइसोटोप्स कैसे होते हैं? जैसे आपने हाइड्रोजन के बारे में मैंने बताया था, हाइड्रोजन के आइसोटोप बताए थे ना, प्रोटॉन का जब नाम लिया था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम. तो मैंने ये बताया होगा कि प्रोटियम जो है ना वो 99.98% होता है अवेलेबल. मतलब अगर आप 1000 मॉलिक्यूल्स लेने जाओगे, 1000 भी नहीं, 10,000 मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन के कहीं ढूंढोगे तो उसमें 9,998 है ना, 99.98% हुआ ना. तो इतने मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटियम के होंगे, बाकी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हो सकता है. सो लिटरली वी अज्यूम दैट कि हाइड्रोजन का मतलब प्रोटियम ही है. ठीक है, ऐसे ही जैसे कार्बन है, कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. हर एलिमेंट के कुछ आइसोटोप्स हैं, कुछ स्टेबल, कुछ अनस्टेबल, राइट? मतलब अनस्टेबल मतलब रेडियो एक्टिव, और कुछ स्टेबल भी हैं. लेकिन इन सारे आइसोटोप्स में कुछ ही ऐसे आइसोटोप हैं जो है ना मतलब सिग्निफिकेंटली अवेलेबल है. तो जैसे बाकी सबके जो आइसोटोप हैं वो 1% और भी कम, लेस देन 1% है, इसीलिए उनको नेग्लेक्ट करके चलते हैं. लेकिन क्लोरीन के जो दो आइसोटोप हैं 35, 37, उसमें 37 इज ऑल्सो लेट्स से अबंडेंटली अवेलेबल. उसका 25% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है. कितना? 25%. सो दैट यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट. बाकी के केस में था क्या क्या कर रहे थे? नेग्लेक्ट कर दे रहे थे अदर आइसोटोप्स को. समझ रहे हो मेरी बात? इतनी बात समझ में आ रही है? इससे यस नो? यस सर. हाँ, बाकी केस में क्या था कि भाई 99% अवेलेबल थे, बाकी 1-2% अवेलेबल है, तो अदर आइसोटोप्स को नेग्लेक्ट कर दिया. लेकिन क्लोरीन के केस में क्लोरीन का आइसोटोप 37 इज 25% अवेलेबल. इसीलिए क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है ना 35, 37, तो यहाँ आता है एवरेज एटॉमिक मास. क्या आता है? 35.5. हाँ, समझ में आया? सर मैंने ना एक कहीं तो वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उसमें एवरेज मास जो हम लोग निकालते हैं एक्चुअली सब एटम्स में जो भी हम लोग के पास आइसोटोप्स रहते हैं उसका मास इनटू उन जो परसेंटेज जो फाउंड होते हैं. करेक्ट. वो तो एवरेज होने का है ना. जैसे मान लो कोई बोले कि तुम्हारी क्लास का एवरेज निकालो, तुम्हारी क्लास का वेट एवरेज निकालो, लेट्स से, तो क्या करोगे? तुम कैटेगरी बनाओगे भाई, है ना? जितने नंबर ऑफ लोग होंगे सबका आप वेट निकालोगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स करोगे. वैसा ही है यहाँ पे. अगर मान लो ये 35%, 35 वाला 75% है और 37 वाला 25% है. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं 100 एटम लूंगा तो 75 एटम्स 35 वाले होंगे और 25 एटम्स है ना 37 वाले होंगे. तो इनका टोटल एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल मास 75 एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 75 इंटू 35, 37 इंटू 25 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स. ये कितना आ जाएगा? 35.5. ठीक है, तो ऐसे ही एवरेज निकालते हैं. तो अभी हम यहाँ पे क्या सर, इसीलिए हमने ऊपर क्या लिखा था? व्हाट वी हैव रिटन, मास नंबर. और मास नंबर एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेट इक्वल है. एग्जैक्टली इक्वल है क्या? बताओ भाई, क्या एटॉमिक मास और मास नंबर एग्जैक्टली इक्वल है? नहीं, एटॉमिक मास और मास नंबर एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, राइट? ठीक है, क्योंकि एक देखो, एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1 AMU. एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU से थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब है ना, थोड़ा सा रिलेटिवली अगर देखेंगे. दूसरी चीज, आपने
टोटल जब मास निकालोगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का तो मास आएगा, उसके अलावा आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन भी आएगा। तो जनरली जो एटॉमिक मास आप लोग देखोगे वो डेसिमल में आएंगे हमेशा, है ना। जैसे अगर आप यूट्यूब गूगल कहीं पे सर्च करोगे तो वहां पे ये वैल्यूज ऐसे इंटीजर वैल्यूज नहीं मिलेंगे आपको, है ना। 16 की जगह लिखा होगा ऑक्सीजन के लिए 15.996, हाइड्रोजन के लिए लिखा होगा 1.008 ऐसे करके, तो कुछ डेसिमल में वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब क्या है, जो एग्जैक्ट एटॉमिक मास है वो आपका इंटीजर में नहीं है ना। इसको कई बार राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं हम लोग। समझ में आई बात, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अब और कोई डाउट? शुभम बोलो, और सूरज। सर एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या अंतर है? एटॉमिक मास और मास नंबर में अंतर क्या है? आप सोचो क्या होता है एटॉमिक मास, नाम से समझो। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर एटम का मास। बस उस पर्टिकुलर एटम का मास, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एटम का मास हो गया एटॉमिक मास। और मास नंबर क्या है? अच्छा, मतलब मास नंबर में बाकी सारे आइसोटोप्स का भी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। भाई मास नंबर क्या है पहले ये बताओ। मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो मान लो कोई आइसोटोप है, उसके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू फिक्स होगी। यस सर। तो उसमें दूसरे आइसोटोप के लिए अलग होगी। मान लो अगर मैंने लिखा है कार्बन 12, तो इसका इसमें मास नंबर कितना आएगा? 12। कार्बन 13 लिखा है तो कितना आएगा? 13। समझ में आया? हाँ हाँ है हाँ ना। तो हाँ। मास yes। नंबर जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर है। हर आइसोटोप का मास नंबर अलग अलग हो सकता है, ओके इसीलिए हम सारे आइसोटोप का नहीं लिख रहे हैं, हम तो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप की बात कर रहे हैं। ओके सर, समझा समझा। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बताया था हमने आपको कि क्लोरीन के लिए जो मोस्ट अबंडेंट है उसमें दूसरा वाला भी जो हैवियर आइसोटोप है वो भी सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है। तो अब निगलेक्ट नहीं कर सकते। बाकी के केस में क्या कर रहे थे, बाकी के केस में बोल रहे थे कि ये जो आइसोटोप है मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप वो 99 या 98% ऐसे अवेलेबल है। सो यू कैन नेग्लेक्ट द अदर लेट्स से आइसोटोप 1 और 2%। ठीक है। तो इसीलिए जब हम एटॉमिक मास की सिंपल वैल्यू लिखते हैं तो हम यही वैल्यू लिख लेते हैं एएमयू में, है ना। कैलकुलेशन के लिए जब वैल्यू लिखेंगे तो यही वैल्यू एएमयू में लिख लेंगे, है ना, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखने जाओगे, गूगल वगैरह पे सर्च करोगे, तो ये वैल्यू आपको हमेशा डेसिमल में मिलेगी, है ना। जिसे मैं समझाता हूँ। अभी आप लोग सर्च करो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, लेट्स से कितना आ रहा है? 6.93 समथिंग ऐसे आता है ना। $6.941 है ना, 941। सो इट इज नॉट एग्जैक्टली 7। अब इसमें 6.941। हाँ, इसमें क्या है, रीजन क्या है कि लिथियम के दो आइसोटोप होते हैं, एक लिथियम है और एक लिथियम 7 है और एक लिथियम 6 है। ठीक है। सर तो हम दूसरे वाले का आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन क्यों लेते हैं? हाँ सर हम आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन क्यों लेते हैं? भाई, एक बात बताओ, अगर आप कोई जनरली कहीं से लिथियम उठाओ, कहीं से भी लिथियम का सैंपल उठाओ, तो वहां पे दोनों आइसोटोप पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। आप ऐसे तो सेपरेट नहीं कर दोगे ना, ये लिथियम 6 है और ये लिथियम 7 है। नो सर। तो क्या करेंगे फिर? एवरेज एटॉमिक मास लेंगे। ये ऐसा ही है जैसे मान लो मैं, है ना, मैं मैंगो खरीदने गया, एक मान लो दुकानदार है, उसने 2 ग्रेड के मैंगो एक साथ मिला दिए, है ना, 2 अलग अलग ग्रेड के अच्छे खराब मैंगो मिला दिए, तो क्या करेगा, किस हिसाब से बेचेगा? अच्छे के हिसाब से बेचेगा। एवरेज ले लेगा ना। समझ में आया ना ये बात? हाँ सर। हाँ, तो एवरेज ले रहे हैं। चलो, ये सब बातें हटा देते हैं, राइट। ठीक है। आर्गन का सर कितना होता है? हाँ बोलो। सर अगर किसी एलिमेंट का हमको एटॉमिक नंबर पता हो तो हम ऐसे ही उसका मास नंबर नहीं निकाल सकते ना? ऐसे ही मास नंबर मतलब तुक्का लगा के कुछ हाँ तुक्का लगा के।
तो जनरली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हालांकि हाँ मतलब उसके आसपास हाँ तो आसपास निकाल निकाल सकते हैं ना। सकते, हाँ हाँ ठीक है। सर हाँ आपने सर बीच में ऐसा बताया था कि थोड़ा एनर्जी थोड़ा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसका भी कुछ डेसिमल का डिफरेंस आता है, तो वो भी कंसिडर करते हैं क्या हम लोग करेक्ट यहाँ पे? करेक्ट, उसे बोलते हैं मास डिफेक्ट, करेक्ट। तो सर वो भी कंसिडर करते हैं क्या आइसोटोप्स का जब एवरेज निकालते हैं तभी? मास निकालते हैं तब, हाँ मास, एटॉमिक मास का जब निकाल रहे हैं तब मास हम, नंबर नहीं, मास निकालते तब हाँ मास निकालते हैं तब करते हैं। अभी तो ये कंसिडर मास नंबर करेंगे। लिख रहा हूँ ना मैं तो, हाँ सर। है ना। एंड आई एम सेइंग कि ये मास नंबर एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। हाँ भैया सर। अपना सार्थक अपना माइक बंद रखो। ठीक है, तो ये हो गया 40, ये 39, ये 40, ये 45, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 59। इनका अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहता है। एक का 58 पॉइंट समथिंग आता है, इन दोनों का 58 पॉइंट समथिंग आता है, तो 59 लिख लेना। ठीक है, 63.5, इसका 63.5 कई जगह 63 और 64। यहाँ पे अगेन इसमें आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन आएगा, इसलिए 63.5 लेते हैं। सो आई एम राइटिंग 60, लेट्स से 4, ठीक है, एंड 65। यहाँ पे 63.5 यहीं पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे है ना, एवरेज एटॉमिक मास। सर आर्गन का आपने एटॉमिक मास क्या लिखा था? 40। सर कैल्शियम और आर्गन का सेम है मास एटॉमिक? हम्म। तो ये मेंडलीफ की आपने वो पढ़ी होगी, उसमें यही तो एक्सेप्शन था कि मेंडलीफ ने पोटेशियम को आर्गन के बाद रखा था, दो आर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम के एटॉमिक मास से ज्यादा था। ये सुनो, सर हम लोग को बोरॉन के ऊपर आया था वो, हम लोग को ये वाला नहीं आया। ये वाला तुम्हें सर पढ़ाया ये नहीं वाला है? केस कोबाल्ट और निकल के लिए पड़ा था। हाँ लाईट काय झालंय? बटन बंद झाला. भैया ये अपना अपना पहले माइक ऑफ रखो। हा खालचं ऑटोमॅटिक. सबकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, तुम्हारे घर की बातें सुनानी है तो बात अलग है। सर जूम आउट कीजिए ना। सर ये वी वी वाला जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है? वेनेडियम। ठीक है। ठीक है, तो ये आगे, अच्छा इनमें से कुछ ऐसे हैं रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप देख रहे हो, जिनके नाम लैटिन में है, जिसमें सोडियम इज नथिंग बट नेट्रियम, है ना, एंड पोटेशियम इज नथिंग बट कैलियम, एंड सर आयन। कॉपर इज नथिंग बट क्यूप्रम। हाँ बोलो बेटा। सर आयन का फेरम रहता ना? हाँ आयरन का फेरम, यस। ठीक है, और कोई छूट गया क्या? राइट, तो ये कुछ नाम लैटिन नेम है ये, और उनके बेसिस पे सिंबल दिए गए हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें याद नहीं रहता है सिंबल, ये बात सही है, सिंबल याद करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे।
ठीक है, चलें आगे, है ना, ये हो गया सर ये ओरिजिन है ना, मतलब जहाँ पे मिला एलिमेंट पर्टिकुलर नेट्रियम वगैरह? पता नहीं है नाम किस हिसाब से है, ये मत पूछा अगर मुझसे, हिस्ट्री हिस्ट्री ज्यादा पता नहीं है कि किसने कैसे बोला और ये नाम का ओरिजिन क्या है, बस ये होता है, ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात। राइट, चलते हैं आगे। अब ये तो हो गया, हमें बेसिक बेसिक ये पता चल गया कि एक आइडिया लग गया कि एक एटम के अंदर, है ना, कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और उसका एटॉमिक मास क्या होगा, उसके आसपास ही होगा, इसका एक आइडिया लग गया। अब बात आती है कि जब एटॉमिक मास को मेजर कैसे करें, तो उसके लिए, है ना, जैसे अगर आपको सब्जी लेने जाना हो और सब्जी खरीदते टाइम पे जो जो सेलर है उसके पास अगर कोई स्टैंडर्ड वेट ना हो तो वो कैसे वे करेगा, है ना, वो वे नहीं कर पाएगा। सो टू मेजर एवरीथिंग यू नीड टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड कि ये स्टैंडर्ड है 1 kg, राइट, देन यू कैन से कि हाउ मेनी टाइम्स। अरे भाई स्टोन से कैसे कर लेगा स्टोन का वेट थोड़ी ना उसे पता है, पहले या तो स्टोन का वेट वो मेजर करवा के लेके आए, है ना, है ना, तो और तुम पैसे दे दोगे हैं कोई भी स्टोन वो रख दे इधर और तुम पैसे दे दोगे राज, नहीं ना। नो सर। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें एक स्टैंडर्ड वेट चाहिए, राइट, सो वी नीड टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे भी यही बात थी, वी नीड टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड टू मेजर एटॉमिक मास, ठीक है। तो सबसे पहले है एटॉमिक मास, सिंपल सा मतलब है मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक मास का मतलब क्या है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एक एटम का मास कितना होगा वो पता करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेजर एटॉमिक मास, किसके रेस्पेक्ट में एटॉमिक मास निकालेंगे, सो वी हैव टू डिफाइन स्टैंडर्ड, है ना, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट 1961 स्टैंडर्ड, है ना, एटॉमिक टू, लेट्स से, या फिर वी कैन से, पहले माना, देखो पहले क्या था, सबसे पहले जब एटॉमिक मास की बात आई तो सबसे पहले जो एटॉमिक मास है वो विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दिया गया, ठीक है। हाइड्रोजन वाज द लाइटेस्ट एलिमेंट और उसके रेस्पेक्ट में बोला गया कि भाई कौन कितने टाइम्स हैवियर है। मतलब एक तरफ ऐसे इमेजिन करके देख सकते हो कि एक तरफ हमने एक एटम ऑफ लेट्स से हमने सोडियम रखा, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम रखने पड़ेंगे, एंड दैट्स हाउ वी कैन से कि क्या एटॉमिक मास होगा। बट द प्रॉब्लम वाज कि हाइड्रोजन का मास एग्जैक्टली, है ना, फिट नहीं बैठ रहा था, मतलब कुछ जगह फ्रैक्शन वैल्यूज आ रही थी, एंड यू कैन सी हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.008 AMU है, तो एग्जैक्टली 1 AMU नहीं है, थोड़ा 1 AMU से ज्यादा है। सो वी आर फाइंडिंग ए सुटेबल लेट्स से स्टैंडर्ड, और फिर वो सुटेबल स्टैंडर्ड कौन मिला, कार्बन 12। तो अब यही याद रखना है कि लेटेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से किसके रेस्पेक्ट में देते हैं, कार्बन 12 एटम के रेस्पेक्ट में देते हैं 1 AMU की वैल्यू। सो है ना, स्टैंडर्ड है क्या, एटॉमिक मास यूनिट, इसको लिख लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट और AMU, ठीक है। इसको जनरली शॉर्ट में और क्या क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास, आजकल यही चल रहा है ज्यादा, कई बार यू ही लिखते हैं बस, यूनिफाइड मास का मतलब है यू। तो जो AMU है वो यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे किसी का मास है 16, तो जरूरी नहीं है आपको AMU लिखना पड़े पूरा, आप यू कैन राइट 16U, इसका मतलब क्या है कि 16 AMU, यूनिफाइड मास और यू, तो ये भी चलता है।
क्या है 1 एटॉमिक मास यूनिट? तो 1 AMU is nothing but 1/12 into mass of an atom of carbon 12 isotope. ठीक है, अब गूगल मत देखो, इधर इधर ध्यान दो, ठीक है। 1 AMU is nothing but 1/12 into mass of an atom of carbon 12 isotope. कार्बन 12 एटम के एक आइसोटोप, एक एटम का जो भी मास होगा उसको डिवाइड बाय 12 से करेंगे, ठीक है। तो उससे 1 AMU आ गया। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि कार्बन 12 के एक एटम का जो मास आया वो 12 AMU आया एग्जैक्टली। तो 1/12 कर देंगे तो 12 इंटू 1/12 तो क्या आ जाएगा? 1 AMU आ जाएगा। इस तरह से उन्होंने स्टैंडर्ड निकाला, ठीक है। मोर एक्यूरेट वैल्यू कार्बन से आ रही थी, हाइड्रोजन से नहीं आ रही थी, इसलिए कार्बन 12 लिया। So this 1 AMU is approximately equals to, ये किसके बराबर है? अप्रोक्सीमेटली, इंपॉर्टेंट बात है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, approximately equals to 1.66 into 10 to our minus 24 gram, or you can say 1.66 into 10 to our minus 27 किलोग्राम। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम यही लेंगे, बट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1 AMU इज दिस, ठीक है। अब इससे क्या बात पता चली कि एटम का मास AMU में आएगा, है ना। हर एक एलिमेंट के एटम का मास हम AMU में ले लेंगे। तो जो हमने मास नंबर लिखे हैं, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा उसमें? बस आपको AMU जोड़ना है। एंड दिस AMU इज वेरी स्मॉल, है ना, क्योंकि एटम भी तो बहुत छोटा है। अगर एटम को देखोगे तो एटम कितना छोटा है? 10⁻⁻10 मीटर उसकी रेडियाई होती है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर के करीब, विच इज वेरी स्मॉल। तो उस स्मॉल पार्टिकल का मास भी बहुत छोटा ही होगा, राइट? यस सर। तो इसीलिए फिर ये ऐसे याद रखना, जब भी एटम की बात कही जाए तब AMU हमेशा याद रखना। एटम, मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल, तो मास किस में आएगा? मास किस में आएगा? AMU में। जब कभी एटम के एक सैंपल की बात की जाए, है ना, हमने क्या किया, हम इतने सारे एटम को एक पैकेट में डाला, है ना, आगे आएगा अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर जितने एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को एक पैकेट में डाला और एक बंडल बना दिया, जिसको 1 मोल बोलते हैं, है ना। एक मोल बंडल की बात की जाएगी, मास की बात की जाएगी, तो वो किस में आएगा? ग्राम में आएगा। तो आगे बताएंगे ये बात, ठीक है। बट याद रखना, एटम का मास बात की जा रही है तो एटम AMU बहुत छोटा है, राइट। और अगर ग्राम में कन्वर्ट करना पड़े तो AMU की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैंने बोला कि हाइड्रोजन के या हीलियम के 50 एटम का मास कितना होगा, है ना, व्हाट इज द मास ऑफ 50 एटम्स ऑफ हीलियम? तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 4, 200 AMU। और हो सकता है आंसर में 200 AMU ना दे रखा हो, तो वी विल कन्वर्ट। सर लेकिन ये वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होएगा ना। हाँ, तो 0 थोड़े ना लिख लेंगे। सर क्वेश्चन एक बार वापस बताओ ना, अभी जो आपने बताया। 50 एटम ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 50 एटम ऑफ helium atoms. Calculate the mass of 50 helium atoms. तो कितना हो गया? 200 AMU। और AMU को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? ये कितना हुआ आंसर? 200 AMU। और AMU को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? ग्राम में। तो ये कितना आ गया आंसर? अच्छा, 1.66 को 5/3 लिख सकते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे, या फिर अच्छा यहाँ तो कट ही नहीं रहा है यार, राइट। 1.66 से 166 एंड 332, और यू कैन से 3.32 इंटू 10⁻⁻22। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें डेसिमल और ये पावर में दिक्कत होती है? बताओ, हाथ उठाओ।
इनको डेसिमल और पावर में दिक्कत। ठीक है, तो फिर अब इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी आएंगी, तो अभी थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में समझा देते हैं। देखो कहीं पे लिखा है, जैसे मान लो 6532 इंटू 10⁻⁻5, मान लो कहीं ये लिखा हुआ है ना, and then it is multiplied by into let's say 1.6 into 10⁻⁻90, let's say ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। तो पहले तो ये जब भी मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होगा जाएंगी, ऐड होगी। क्या होंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे 10⁻⁻5 10⁻⁻19 ऐड हो गई, तो ये कितना हो गया 10⁻⁻24। ऐड होने का मतलब क्या है, ऐड होने का मतलब ये है कि 10⁻⁻5 प्लस 10⁻⁻19 ऐसे ऐड हुई है ना। तो अब क्या लिख लोगे, ये माइनस है ना, आ जाएगा, तो 10⁻⁻24। ठीक है, तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई जब भी करते हैं। अभी 1.6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लेट्स से 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48 और 3 1 5, 16 इंटू 5 80 एंड 5 5 8, 16 इंटू 6 96, 96 और 8 104। अब ये कुछ ऐसा आ गया 10451.2 इंटू 10⁻⁻24। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1045.12 इंटू 10। ऐसे ही और डेसिमल इधर लेके जाएंगे तो 1 2 3 3 डेसिमल और लेके जाएंगे तो 1.04512 इंटू 10⁴ है ना। ऐसे डेसिमल बढ़ाते जाएंगे तो 100 1000 10,000 10⁴ इंटू 10⁻⁻24 and then you can write answer 1.04 into 10⁻⁻20। अब यहाँ पावर जुड़ेंगी, यहाँ पावर जुड़ेगी, तो ये -24 है, ये +4 है, तो क्या रह जाएगा -20। ये क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ डेसिमल को पावर में कैसे कन्वर्ट करना है ना। ठीक है, किसी को अभी भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। सर हम कितने डेसिमल तक राउंड ऑफ कर सकते हैं तो सेफ जनरली 1 रहेगा? डेसिमल तक लिखेंगे तो सही रहेगा। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है ना, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है 1.602 ऐसे लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं 1.6 है ना। हाँ सर। हाँ बोलो रितु, डाउट है कोई? चलें आगे। 1.04 कैसे हुआ, मतलब इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने के रूल्स होते हैं कि कहीं पे लिखा है 1.055 तो लिखेंगे 1.06। जनरली इवन पे खत्म करते हैं। कैसे पे खत्म करते हैं, इवन पे। कहीं पे 1.045 लिखा है तो क्या लिखेंगे 1.04। ठीक है, ठीक है, ये इसे राउंड ऑफ करने के रूल्स रहते हैं। ठीक है, इवन पे खत्म करते हैं। चलते हैं आगे। तो क्या बता दिया हमने आपको, 200 AMU का ये मास आ गया, ये एग्जाम्पल था। अब इसी तरह से बात आती है एटॉमिक मास के बाद एवरेज एटॉमिक मास। जैसे मान लो मैं बोलूं कि लिथियम के 2 आइसोटोप है ना, लिथियम लेट्स से 6 एंड लिथियम 7। ठीक है, लिथियम 6 की जो प्रोबेबिलिटी है लेट्स से अवेलेबिलिटी है वो 6% है, और लिथियम 7 है लेट्स से 94%। ठीक है, ये गिवन है।
ठीक है, अब आपसे बोला गया है बताओ भाई क्या है एवरेज एटॉमिक मास, क्या होगा? फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम? फॉर्मूला क्या है? एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू, है ना, मास, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, परसेंटेज अवेलेबिलिटी of isotope into atomic mass of isotope। इसका सिग्मा, सिग्मा मतलब ऐसे ही हर जितने भी आइसोटोप दे रखे हैं इनके लिए ये सब ऐसे लिख के ऐड कर दो, है ना। पहले आपने एक आइसोटोप के लिए निकाला, फिर दूसरे आइसोटोप के लिए निकाला और सबको ऐड कर दिया। सिग्मा का मतलब डिवाइड बाय 100। तो क्या हो जाएगा? सो वी कैन से परसेंटेज अवेलेबिलिटी क्या है यहाँ पे 6 कितनी है, 6 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 94 डिवाइड बाय 100। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, इससे आंसर कितना आ रहा है 6.94, है ना, AMU। तो ये आ गया आपका एवरेज एटॉमिक मास 6.94 AMU। डिवाइड बाय 100 करना ना भूलें, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, ये याद रखना है। मान लो एटॉमिक मास जो है वो रेशियो में दे रखा है ना। लेट्स से अवेलेबिलिटी में ना देके, है ना, if ratio of availability of isotopes is given, जैसे मान लो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का रेशियो दे रखा है 3:1। तो फिर क्या फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे एवरेज लेंगे? तो इसके लिए क्या है, आप काम क्या कर सकते हो, आप मान सकते हो कि टोटल 4 ही एटम है जिनमें 3 क्लोरीन 35 के हैं और एक 37 का है ना। तो बस ऐसे आप कर लो, इससे एवरेज एटॉमिक मास क्या आ जाएगा। फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे फॉर्मूला आएगा, जैसे ये 3:1 है, इसका मतलब है ये N1:N2 दे रखा है। So you can write N1 M1 plus N2 M2 divided by N1 plus N2, ठीक है, where M1 and M2 are atomic mass of isotope, है ना। अगर ये 3:1 में होता तो हम मानते कि 4 ही एटम है जिनमें 3 एटम 35 के हैं और एक एटम 37 का है। तो हम क्या लिखते हैं 35 इंटू 3 या 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम कितने 4। देखो यही तो लिखा है N1 M1 N2 M2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 बस। तो कभी भी एवरेज लेना हो, चाहे एटॉमिक मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, कोई भी कहीं पे भी हो, राइट, तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका कितना 35.5 और इसकी यूनिट क्या आएगी AMU। क्या यूनिट आएगी, यूनिट लिखना ना भूलें। जैसे तुमसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा मास क्या है और तुमने बोला 70 बट यू डिडंट सेड यूनिट, तो कोई 70 ग्राम समझ सकता है, मिलीग्राम समझ सकता है, क्विंटल समझ सकता है, राइट। जब तक तुम किलोग्राम नहीं लिखोगे तब तक ये कंफर्म नहीं होगा, राइट। सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। अभी तक यूनिट लिखने की आदत आपकी बनी नहीं है, अभी 10th में सब मैग्नीट्यूड पे ही चल जाता था।
है ना, यहाँ नहीं चलेगा। सही है। सर अगर क्लोरीन के लिए 35 का ऐसे 75% दे दिया और 37 का 25% दे दिया, इतना अवेलेबल है तो फिर वो ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे ना? हाँ, चाहो तो रेशियो भी ले सकते हो, है ना। 75 और 25 का रेशियो 3:1 आ गया। बट देखो दोनों बातें सेम ही है, बट ये आपको ऐसे पता हो, आप अभी शुरुआत है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो बहुत जल्दी, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला भी लिखा दिया। राइट, चलो अब आगे चलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? इतने तक में लिख लिया। अब जैसे मान लो मैं बोलूं कि जो एयर है ना, मैं एक कॉमन तुमसे बोल रहा हूँ, एयर जो है ना वो दो गैसेस का मिक्सचर है, N2 और O2। लेट्स से आई एम सेइंग कि ये N2 और O2 का मिक्सचर है, इसमें 80% N2 है और 20% लेट्स से O2 है। तो एयर का मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे? तो ये मिक्सचर है, जैसे यहाँ पे ये मिक्सचर था दो आइसोटोप का, है ना, वैसे ही एयर जो है वो मिक्सचर है दो गैसेस का। एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। यस सर। निकालो। अरे ये कैसे आ गया 180/1? ऐसे थोड़ा आएगा आंसर। अरे N2 का मास क्या होगा? N2 नॉट N। O2 का दो ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन एटम का कितना है 16, O2 का कितना हो जाएगा 32। सही है ना। N2 दो नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14 AMU, अभी देखा था। तो ऐसे दो नाइट्रोजन हो जाएंगे तो 14 + 14 28 AMU। तो ये आ जाएगा 28 × 80 + 32 × 1 डिवाइड बाई 100। कितना आया आंसर? 28.8 AMU। अब बताओ इंटरेस्टिंग बात, अगर कोई बोल रहा है कि बिटवीन एयर एंड वाटर विच वन इज विच, है ना, बिटवीन एयर एंड वाटर विच वन इज हैविंग let's say higher molecular mass, air and water, water क्या है H2O, between air and water Air. which one is heavier, ऐसे करके भी किसी ने मान लो लिख दिया which one is heavier, Air. which one is having heavier molecule, let's say, तो Air. कौन आएगा? air, है ना। तो हो गया ना उल्टा। अभी हम लोगों को लगता है कि वाटर होगा, नहीं, राइट, समझ में आया? थोड़ा अलग। सर आपने नीचे वहाँ पे 32 × 1 क्यों किया? 32 × 20, सॉरी नॉट 1, 20। ठीक है, तो इस तरह से ये निकाल लेना। तो इसी में हम करते हैं, ये इसको बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो अभी पहले मॉलिक्यूलर मास सिखा देते हैं, फिर ये वाला एग्जांपल फिर से करेंगे। अच्छा ये बताओ, एवरेज पे थोड़ी और बात कर लेते हैं। एक मान लो क्लास है जिसमें मान लो
5 बच्चे, इनके सबके वेट हैं अलग अलग, ठीक है। अब इस क्लास में एक मोटा सा बच्चा आ जाता है, ठीक है। तो इनका एवरेज मास बढ़ेगा या घटेगा? मोटा मतलब भारी बच्चा आ जाता है, बढ़ेगा। सबको ये बात समझ में आ रही है? अगर हम किसी चीज में हैवियर चीज को डालेंगे तो एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है, राइट। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे इस एवरेज में मान लो कंट्रीब्यूशन ऑफ, लेट्स से कहाँ गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ लिथियम 7 बढ़ेगा, लेट्स से अगर मान लो 94% से बढ़ के ये 97% हो गया, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना। और अगर मान लो स्मॉल जो लाइटर है उसका बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ गया, तो मान लो ये 6% से 10% हो गया तो घटेगा। घटेगा। तो ये इतनी बात समझ में आ रही है? एवरेज, है ना, एवरेज आपको पता है कि एवरेज में क्या होगा, अगर मान लो लाइटर पार्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आया तो कम होने लग जाएगा, मतलब लाइटर पार्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया हमने तो कम होने लग जाएगा। यस बोलो सर, तो भी बढ़ने ही वाला है ना, क्योंकि परसेंटेज भी तो बढ़ रही है। अरे तो इसका तो कम हुआ ना, इसका 10% हुआ तो इसका 90 हो गया ना। ठीक है। सर हाँ सर, बट ओवरऑल एवरेज तो बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा भाई? ये 10% है, अब ये 90% है, क्यों बढ़ेगा? पहले 94 था, अब 90 है। यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट एवरेज में? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, लेट्स से मॉलिक्यूलर मास। अच्छा बताओ, एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? भाई एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल सर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। हाँ, स्टेबल स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबल स्टेट में। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब बात आती है कि उनका मास क्या होगा, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल का मास, राइट। यूनिट क्या होगी? AMU, ठीक है। तो लेट्स से वी विल राइट सम एग्जांपल्स। सो लेट्स से अगर मैंने बोला कि पहला एग्जांपल H2O है, तो H2O में क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है ना। 2 हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। यू कैन इमेजिन कि ये एक पैकेट है, बॉक्स है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो इस बॉक्स का मास क्या होगा? 2 हाइड्रोजन एटम का मास प्लस 1 ऑक्सीजन एटम का मास, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2 हाइड्रोजन एटम का मास 2 into 1 AMU, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU प्लस, है ना, यहाँ पे 16 AMU, सो दैट इज 18 AMU, ठीक है। अब इसी में एक टर्म आता है, वो है एटोमिसिटी, है ना, नोट करके लिख लेते हैं। एटोमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल is nothing but number of atoms in a molecule. H2O के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? So atomicity of H2O is nothing but 2 हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, 3, ठीक है। तो दोनों बात समझ में आ गई कि मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे एंड एटोमिसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं एंड देन we need to calculate molecular mass. एग्जांपल है ना, सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास, एटोमिसिटी। चालू हो जाओ आप लोग सॉल्व करना। सबसे पहले कुछ एसिड लिख लेते हैं, फेमस वन HCl, H2SO4,
HNO3 H3PO4 है ना, एंड CH3COOH H2C2O4, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। चलो भाई इतना निकालो जल्दी। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए, 2 + 1 3। क्लियर है साहिल? ठीक है हाँ ना? सर। हाँ, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। चलो भाई निकालो पहले ये कुछ एसिड्स। सर क्लोरीन का एवरेज लेना है ना? हाँ डन सर। डन। चलो बताओ, बताते जाओ फिर। डन। बताओ 36.5 36.5 AMU। ठीक है, ये एमयू में है। हाँ एटॉमिसिटी 3। फिर 98 AMU। 7 एटॉमिसिटी हो गई। सर 63 फर्स्ट वन का AMU। एटॉमिसिटी देयर विल बी 2 सर राइट? 2 होगा ना? अरे एक एक करके बोलो। हाँ सर HCl का 2 होगा ना? हाँ 2 होगा। हाइड्रोजन क्लोरीन यस 2 होगा। हाँ 98, अच्छा ये 7 ही होगा। हाँ ठीक है 63। नेक्स्ट 98 98, इसकी एटॉमिसिटी कितनी आई, 5। इसकी कितनी आई, 3 and 4 and 8। हाँ इसका 60 कितनी आई, 8 8 है ना। 1 और 3 4 5 6 7 8। इसका 90 90। सर H3PO4 का 108 आ रहा। नहीं फिर से चेक करो, 98 ही आएगा। तो अब याद रखने वाली बात यह है कि H2SO4 बहुत कॉमन है, ठीक है, HCl भी कॉमन है, ये दो काफी ज्यादा दिखेंगे, और H2SO4 और H3PO4 का वेट सेम होता है 98। तो ये 2-3 बातें आपको एसिड्स में याद रखनी है, ठीक है। अच्छा ऑक्सैलिक एसिड का एक और फॉर्म है, ऑक्सैलिक एसिड सॉलिड है ना, ऑक्सैलिक एसिड सॉलिड। तो ये वाली चीज को थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा करेक्ट कर लो, 2H2O लिख लो, .2H2O। ये .2H2O क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना। ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के और साथ में जुड़ गए,
तो 90 प्लस 2 इंटू 18, एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास कितना था? 18। दो जुड़ गए हैं ना, ये डॉट का मतलब ये नहीं कि यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है ना, इसके साथ ये भी प्रेजेंट है ना। एक पैकेट है जिसमें एक H2CO4 का पूरा बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसके साथ वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, तो मास क्या होगा? ऐड होगा, राइट। सो डू नॉट जस्ट अप्लाई मैथमेटिक्स ओवर हियर कि डॉट लगा दिया सर अब तो मल्टीप्लाई करके ही मानेंगे, ठीक है। तो 90 प्लस 2 इंटू 18 दैट इज 126, तो ये 126 आप लिखो। इसमें एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 8 एटम तो इस मॉलिक्यूल में है, और यहाँ कितने एटम है? 6 टोटल एटम्स कितने हो गए? 8 प्लस 6 40। अरे मल्टीप्लाई अगेन कर दिया तुमने। अरे भाई ये फिर डॉट का मतलब है ये साथ में प्रेजेंट है यहाँ पे, सो वी आर नॉट अप्लाइंग मैथमेटिक्स ओवर हियर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 8 के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो जुड़ेंगे ही ना। एक पैकेट है उसमें H2CO4 प्रेजेंट है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बताओ साथ में प्लस प्लस, राइट। तो क्या होगा? एटम्स जुड़ेंगे ना, मल्टीप्लाई कर दिए 48। चलो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पे? चलो राइट, तो आप 126 याद रखना, क्वेश्चंस में ना 126 यूज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़े बेसिस के भी देख लेते हैं, बेसिस ऑफ सॉल्ट। लिखो NaOH, KOH है ना, BaOH होल ट्वाइस। बेरियम का कितना होता है? 137। ठीक है, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट लिख लो थोड़े, यहाँ पे COH होल ट्वाइस सॉल्ट लिख लो, COH होल ट्वाइस सॉल्ट्स। NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4, MgSO4, CaSO4 है ना, यहाँ पे CaCO3 लेट्स से। ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है थोड़ा सा। NaOH कितना हो गया? Na23 40 16 प्लस 1 40 कितना हो गया? 3। KOH 39 प्लस 16 प्लस 1 कितना हुआ? 56 कितना हुआ? एटॉमिसिटी 3। BaOH होल ट्वाइस 137 प्लस 16 प्लस 1 17 इंटू 2, तो 134 प्लस 137 171। कितने हुए एटम्स? 1 2 2 इंटू 2 4 OH2 एंड का 1। कैसे हुआ? हाँ OH2 का OH2 का कैसे हुआ मतलब उसको कैसे कैलकुलेट करना है? अरे भाई 2 OH का हमने मास ले लिया पहले, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये पूरी यूनिट डबल 2 टाइम है तो 1 यूनिट ये OH का मास ले लिया 17। ओके सर। 17 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ कितना होगा? चलो बताओ ध्रुवी, तुम्हें बताओ। 74 40 प्लस 17 इंटू 2 74 कितना हो गया? 5। अब देखो इनमें सॉल्ट्स में एक काम क्या कर सकते हैं, एसिड से एनायंस के वेट याद रख सकते हैं। वेट मतलब ऑब्वियसली अभी आपको लग रहा होगा सर वेट याद करने को कह रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट यस
कभी कभी क्या है जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे H2SO4 का 98 याद किया था, इसमें 2 हाइड्रोजन हटा दो, केवल SO4 लिखो, तो कितना हो जाएगा 98 में 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो -2, कितना हो गया 96। तो मुझे याद हो गया SO4 का मुझे हर बार कैलकुलेट नहीं करना है, SO4 2 माइनस का होता है 96, क्या होता है 96। तो अब बताओ Na2SO4 लिखा है, मैं क्या लिखूंगा 23 × 2 + 96, यहाँ पे क्या लिखूंगा 24 + 96, यहाँ क्या लिखूंगा 40 + 96। समझ में आई बात? 46 से कितना हो जाएगा 142, यहाँ कितना हो जाएगा ये 120, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 136। ठीक है, बाकी ये लिख लेना। SO4 में कितने होते हैं 5 और 2 7, यहाँ पे कितने हुए 6। इसी तरह से बताओ CO3 2 माइनस आयन की वैल्यू क्या होगी? CO3 2 माइनस, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स आर वेरी कॉमन। CO3 2 माइनस H2CO3 से कहीं देखा हो या फिर CO3 याद कर लो। CO3 का कितना हुआ 60 याद रख लो फिर। तो 23 × 2 + 60, 40 + 60 क्या आएगा 100। यहाँ पे कितना आएगा 46 + 60 106। यहाँ पे CO3 है 60 और ये NaH 23 + 1 84। समझ में आया? आसान पड़ेगा। 4 और ये 2 6, यहाँ पे कितना हुआ 4 और ये 1 5, यहाँ 4 और ये 1 और 2 6, NaCl का 58.5। तो दो का याद रखना है आयंस में, बहुत कॉमन है 60 CO3 का और SO4 का 96, फास्टर कैलकुलेशन के लिए। अब अगर मॉलिक्यूलर मास पता है तो वी कैन कैलकुलेट कि एक सैंपल जिसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है तो उसका मास क्या होगा, है ना? वी कैन डू दैट। तो लेट्स से दिस इज रिलेशन बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने बोला फाइंड mass of 10⁻21 molecules of CaCO3, ये मैंने आपको बोला, राइट? फाइंड मास ऑफ 10⁻21 molecules of CaCO3। तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन, आप बोलोगे कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का 100 AMU। एक का है यूनिटरी मेथड लग रहा है यहाँ पे, सिंपल है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 is nothing but 100 AMU। मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, तो 10⁻21 है ना मास ऑफ 10⁻21 CaCO3 मॉलिक्यूल, 100 into 10⁻21 AMU, which is 10⁻23 AMU, and then you can convert AMU into gram. So that is 1.66 into 10⁻⁻1 gram, or you can say 0.166 gram. ठीक है, ये तो एक मेथड है हमेशा मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर मास से अप्लाई करना। इसका दूसरा मेथड भी है, जैसे मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स के आसपास है। मोल क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर क्या होता है 6 into 10⁻23, ये हमने पढ़ रखा है अभी अवोगाद्रो नंबर, है ना। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, राइट? 6 into 10⁻23। मोल क्या है, एक नंबर है, एक बस इसको इस तरह से याद करो। मोल क्या है, एक नंबर, जैसे डोजन इज ए नंबर। तो मैंने बोला 1 डोजन बनाना, तो आपने बोला 12 बनाना। मैंने बोला 1 डोजन लेट्स से मैंगो, तो 12 मैंगो। मैंने बोला 1 डोजन लेट्स से इफ आई हैव सेड लेट्स से ऑरेंजेस, 12 ऑरेंजेस। ठीक है, मतलब
डोजन इज जस्ट गोइंग टू स्पेसिफाई कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मॉलिक्यूल मोल इज ए नंबर, मोल इज ए नंबर। अगर मैंने लिखा 1 मोल CO2, 1 मोल CO2, इसका मतलब क्या है? 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अगर मैंने बोला 1 मोल HNO3, इसका मतलब क्या है? 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, है ना। पीछे की चीज चेंज करेंगे तो राइट, मोल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मोल का मतलब नंबर है। हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, क्लियर हो गया। राइट, ठीक है। तो अगर आपने नंबर, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए बोले और $100 बोले, तो 100 पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। फर्क किसके हिसाब से पड़ा? रुपए या डॉलर के हिसाब से। वैसे ही अगर मैंने 1 मोल CO2 बोला और 1 मोल HNO3 बोला, तो मोल से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क किससे पड़ा कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, CO2 लिखा है या HNO3 लिखा है। क्लियर है ये बात? राइट, मोल इज ए नंबर। तो हम यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं, अनदर मेथड, है ना। अनदर मेथड में क्या करेंगे? हम मोल निकालेंगे पहले। मोल, है ना। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6 into 10⁻23, which is nothing but Avogadro's number। ठीक है, ये याद रखना है। भूपति बेटा लिखना चालू करो, ये स्क्रीनशॉट ले लेके आपके ऐसे पूरा, है ना, कंप्यूटर की मेमोरी में भर जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं आएगा। मैं आपको ये बता दूं, मैं सारे बच्चों को ये बता दूं, जो बच्चे केवल सुन रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं, राइट, वो बहुत सारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अरे तुम ये 6.022 होता है, करेक्ट। सो दिस इज द वैल्यू। मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। मैं कैलकुलेशन के हिसाब से 6 into 10⁻23 ले लिया है। यस, करेक्ट कर लेता हूँ। 6.022 into 10⁻23 है, which you can approximately write 6 into 10। ठीक है, हाँ, नहीं कोई बात नहीं। तो मैं ये बता दूं कि इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। हाँ, लिखा है ना ये एवोगाड्रो नंबर। सर ऐसा कुछ n सब है, ऐसा भी ये लिखते हैं वैल्यू ना कुछ? मतलब मास निकालने के लिए यूज करते हैं ना। हाँ, अभी क्या है अभी बताएंगे, रुक जाओ, अभी बताएंगे। ठीक है, तो एक अनदर मेथड में हमने पहले डिफाइन किया मोल। तो मोल की वैल्यू होती है 6.022 into 10⁻23, which is also called as एवोगाड्रो नंबर। और कैलकुलेशन के लिए हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे? 6 into 10⁻23। ठीक है, अभी वैल्यू आई कहाँ से, है ना। तो हमें ये सबको ये बात बताया कि AMU जो हमने निकाला था, तो कार्बन 12 आइसोटोप की बात कर रहे थे हम, राइट। कार्बन 12 आइसोटोप, तो एक एटम का मास तो बहुत कम है, 1 एटम का मास है 12 AMU, राइट। तो अब ये सोचा गया कि कौन सा ऐसा नंबर लें सो दैट जो टोटल मास है वो थोड़ा इजी पड़ जाए। इजी भी पड़ जाए, इजी का मतलब है कि यूनिट AMU से चेंज होकर ग्राम में आ जाए, क्योंकि ग्राम इज, है ना, क्वाइट फेमस। ये तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो हम चाहते हैं AMU से वैल्यू आए ग्राम में, कुछ इंटीजर वैल्यू आए, ऐसी इंटीजर वैल्यू आए कि वो हमें दूसरी इंटीजर वैल्यू याद ना रखनी पड़े, हमें 12 ग्राम, मतलब ये मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही रहे, बस यूनिट AMU से ग्राम में चली जाए, है ना। एक एटम का मास है, 1 एटम इज नथिंग बट 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज 12 AMU। x एटम ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? हम कह रहे हैं 12 ग्राम बन जाए, और हम ये कह रहे हैं ये x एटम क्या होंगे, सो वी आर फाइंडिंग दीज x एटम। ठीक है, तो ये मोल कहाँ से आया? इस तरह से आया।
तो एक्स एटम के मास का मास 12 ग्राम है, तो हम लिखेंगे भाई x into 12 AMU is nothing but 12 ग्राम। 12 से 12 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1 ग्राम बाई 1 AMU, और यू कैन से 1 डिवाइड बाई 1.6। अब यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग यूनिट है तो सेम यूनिट बनाएंगे, वे कट गई, ये ऊपर चला जाएगा, तो इससे आया 6 इंटू 10⁻²। क्लियर है ये बात? कहाँ से आया? तो अभी डेफिनेशन लिख रहे हैं, अभी समझा रहे थे इसको। सर वो x atom of C12 equals to 12 ग्राम वो नहीं समझा। मैंने क्या बोला कि एक एटम का मास 12 AMU है, और हर बार ये 12 AMU के हिसाब से कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि AMU की खुद की वैल्यू बहुत कम है। सो वी वांट टू सिंप्लीफाई दिस थिंग। तो हम चाहते हैं कि हमें एटॉमिक मास चेंज ना करना पड़े, वो 12 का 12 ही रहे और AMU की जगह ग्राम आ जाए, है ना। तो इंडिविजुअली जब मास की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो रादर देन एटम्स के टर्म्स में कैलकुलेशन करने के, हम एक पैकेट बना ले रहे हैं, उस पैकेट में एवोगाड्रो नंबर डाल दे रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड मेथड हो गया कि जब भी हमें मास कैलकुलेट करना है, तो रादर देन एक एटम का मास निकाल के और फिर नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करने की जगह हम पहले क्या कर रहे हैं, पैकेट्स बना रहे हैं, है ना। जो भी सैंपल दे रखा है, जितने भी नंबर ऑफ लेट्स से मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उनके पैकेट्स बनाए, ठीक है। उन पैकेट्स में 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, राइट। और फिर हमने बोला भाई एक पैकेट का मास 12 ग्राम होता है, तो जितने भी पैकेट आए उसके हिसाब से मास आ गया। अंडरस्टूड? यस। इतनी बात, किसी को कोई दिक्कत है ना? अभी हम क्या कर रहे हैं, एक मोल, एक पैकेट बना रहे हैं, है ना। उस पैकेट में 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी है वो डाल दे रहे हैं। उसके बाद जो भी पैकेट बनेगा उसका मास ले लेंगे, एंड वी विल से कि इतने नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, है ना। एक पैकेट का मास इनटू टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, बस यही कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये किया गया कि वो पैकेट में पहले पता किया गया कि उस पैकेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो निकल के आया एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। Number of atoms of carbon-12 isotope present in 12 gram carbon-12 isotope sample, है ना। डेफिनेशन क्या है, 1 mole equals to 1 mole equals to number of atoms of carbon-12 isotope present in 12 gram carbon-12 isotope sample, है ना। एक सैंपल में कितने कितने लेट्स से 12 ग्राम आइसोटोप सैंपल में कितने एटम्स हैं, राइट। तो मास ऑफ वन एटम 12 AMU। तो let's say x atoms are present, let's say x atoms are present in 1 mole, x into 12 AMU will be equals to 12 gram, x equals to 1 gram by 1 AMU, which is 1 gram by 1.66 into 10⁻⁻24 gram, which is equals to 6 into 10⁻23। तो x की वैल्यू आ गई, which is nothing but एवोगाड्रो। तो यहाँ पे क्या बात, एक और बात निकल के आई कि जो भी मोलर मास होगा, है ना। अभी पहले इतना लिख लो, इसमें किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। मोल क्या है सर, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। हाँ अभी तक यहाँ तक कोई भी दिक्कत। मोल, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड राइट, कोई भी दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो सर
अभी पूछ लो जितना पूछना है, ठीक है? फिर आंसर नहीं आते हैं ना तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। सर हम लोग को सबका वो मास याद करना क्या? पड़ेगा ना पूरा। सर मास से सब 30 एलिमेंट का याद करना पड़ेगा ना। हाँ, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस में दे रखा होता है, लेकिन ये 30 एलिमेंट का तो आपको पता होना चाहिए। उन 30 एलिमेंट्स के अलावा भी 2-4 एलिमेंट थे, मैं बताना भूल गया, सर तो फेमस ये ऐसे लिख लो, रहते फिर हैं मैं ना लिख गोल्ड बता देता वगैरह। हूँ। 2-4 और एलिमेंट हैं, उनके भी याद होने चाहिए। फेमस हैं, जैसे सिल्वर है, इतना लिख लिया तो ठीक है। कुछ और एलिमेंट्स के भी लिख लो, अभी मैं भूल गया था ना, so just write। तो इसमें ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35 और इसका मास है 80। ब्रोमीन के बाद है लेट्स से 47 Ag का होता है 108। फिर है 53 आयोडीन, इसका होता है 127। फिर है 56 बेरियम, आप देख चुके 137। फिर और लेट्स से वी कैन से गोल्ड 79 Au 197 एंड 80 Hg 200। ये और याद थोड़ा सा जूम करो। सर ब्रोमियम क्या? आवाज थोड़ा तेज बोला करो यार। सर फर्स्ट वाले का क्या मास लिखा है? सब लोग क्या बोला? ये ब्रोमीन लिखा है 35, 47 Ag, 53 आयोडीन, 56 बेरियम, 79 Au, 80 Hg। सर ब्रोमीन 80 लिखा है ना आपने? 80, 108, 127, 137, 197, 200। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मोल से रिलेटेड कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। Hg मीन्स मरकरी। Hg का नाम क्या है लैटिन में? लैटिन में नाम होता है Hg का हाइड्रा गायरम। हाइड्रा गायरम कहाँ से आया? Hg, बट इट इज कॉल्ड मरकरी। और गोल्ड का Au का क्या होता है? ऑरम। ऑरम। और Ag का अर्गेंटम। अर्गेंटम लिख लो, ये बातें अर्गेंटम, ऑरम एंड हाइड्रा गायरम। सर हाइड्रोकाइलम का स्पेलिंग बोल सकते हैं? HYDRAGYRUM। ओके सर। रिवीजन प्रणव, रिवीजन से याद रहता है। जितना रिवीजन करोगे उतनी जल्दी याद रहेगा। हाँ भाई, कहाँ तक करना है ये? चलो भाई, संडे मनाओ तुम लोग। सिल्वर के लिए अर्गेंटम, ARGENTUM। नहीं, क्वेश्चन में लैटिन नाम नहीं होते हैं, तो बस तुम्हें पता हो। मतलब जनरली लोग कहते हैं कि सिंबल्स याद नहीं रहते ना उन्हें, सिंबल्स याद नहीं रहते इसलिए फिर, राइट? तो उसका एक आइडिया देने के लिए ये नाम बता रहे हैं। जैसे Ag कैसे आया? Ag तो सिल्वर बोल रहे हैं, तो कैसे आया? तो अर्गेंटम से आया, Ag अर्गेंटम। हाँ ठीक है, कल लेक्चर है, पता नहीं, वी हैव टू चेक कि क्या है नहीं है क्या है। ठीक है, चलो बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय।